हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कंप्लीट नॉलेज ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, हाउ टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस पार्ट में हम लोग समझेंगे कि हाउ टू यूज इफेक्टिवली दिस एमटीएफ फैसिलिटी टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इससे रिलेटेड क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या रिस्क पार्ट है, वो सारा हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप डिस्क्लेमर देख लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज एमटीएफ इफेक्टिवली टू इंक्रीज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमने दिया है, जो कि पहले भी आपसे बताया था, डिस्कस विथ योर रेगुलर एडवाइजर फर्स्ट एंड देन यू कैन मेक इफेक्टिव यूज ऑफ एमटीएफ। तो जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि या तो आपकी खुद की रिसर्च इतना बेहतर हो कि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस एमटीएफ के लिए जो भी ईटीएफ आप ले रहे हैं वो उसके लिए पता हो, स्टॉक्स के लिए पता हो, तो ही आप एमटीएफ फैसिलिटी का यूज करें, तो आपको भरपूर फायदा मिलेगा। दूसरा है, डोंट यूज बोरोड मनी इन एमटीएफ बिकॉज एमटीएफ इटसेल्फ इज पार्शियली बोरोड मनी थ्रू द रिस्पेक्टिव ब्रोकर। तो जैसा कि इससे पहले हमने आपसे बताया कि जो एमटीएफ के तहत आप स्टॉक्स खरीदते हैं उसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, रेस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ब्रोकर के द्वारा होता है। तो वो जो कुछ जो आपका कंट्रीब्यूशन है वह भी अगर आप दोस्तों से लेके, बैंक से लेके और फाइनेंशियल टूल से वहां पे एक्सेस करके अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप डबल घाटे में जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पैसा नहीं था, आपने किसी से उधार लिया तो उसको भी आपको चुकाना है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना है, और जो आप एमटीएफ में जो भी आप पार्सली ले रहे हैं ब्रोकर से उसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है, तो यहाँ पे डबल रिस्क हो जाता है। तो इसीलिए ऐसी गलती नहीं करें। यहाँ पर जब भी आप लेते हैं तो आपका खुद का पैसा हो, आपकी खुद की रिसर्च हो, या फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल एडवाइजर हो जो आपको बता सके कहां पे कौन से ईटीएफ, कौन से स्टॉक्स को एमटीएफ के तहत लेने से आप बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। तो यह सावधानी जरूर बरतें आप। नेक्स्ट है, बाय स्टॉक्स और ईटीएफ अंडर एमटीएफ if you are confident or if your advisor suggested it। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, you can take advantages of opportunities। कई बार क्या होता है कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो वॉर डिक्लेयर हुआ था वहां पे, जो ईरान में वॉर हुआ था, ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में, तो उस समय में बहुत सारे स्टॉक्स नीचे आ गए थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एलएनटी का, तो एलएनटी 33, 34, 3500 के आसपास में आ गया था, जो उसका रिसेंट लो था। तो कई लोग वहां पे समझ सकते हैं कि ये रिसेंट वैल्यूज, ये जो लेवल है वो जल्दी नहीं मिलता है बिना किसी कारण के। तो वहां पे अगर उस समय रेडली अवेलेबल आपके पास पैसा नहीं है उतना और आप खरीदना चाहते हैं ज्यादा स्टॉक, तो आप वहां पर एमटीएफ में उस स्टॉक को ले सकते हैं। एलएनटी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जस्ट मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो वहां पे मान लीजिए कि आपने 100 स्टॉक लिया, आपके पास थोड़े ही पैसा थे, आपने एमटीएफ के अंदर बोरो किया, बाद में आप पैसे का इंतजाम करके जो वहां पे एमटीएफ का बोरोड मनी है वो ब्रोकर को आप पे करके 100% स्टॉक को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप इंटरेस्ट देने से, फर्दर जोखिम से आप बच सकते हैं। यह भी एक तरीका है उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने का। अगर आपके पास पूरा पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, और वो अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप अपने एडवाइजर के सजेशन से वहां पे कैश में भी खरीद सकते हैं या फिर एमटीएफ में भी खरीद सकते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि यू कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत कम आता है, और वो कभी कभी आता है, पूरे साल में देखेंगे तो वो बहुत ही कम होता है। तो फिर आगे चले कि अवेलेबल ओनली थ्रू सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। तो यह जो एमटीएफ की फैसिलिटी है जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे मिलता है, तो जो भी ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड है वही एलिजिबल है इस एमटीएफ फैसिलिटी को अपने क्लाइंट को, कस्टमर को देने के लिए। सब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है, एमटीएफ इज अवेलेबल ओनली फॉर अप्रूवल स्टॉक। तो कई बार लोग पूछते हैं कि सर क्या ये सारे स्टॉक के लिए एमटीएफ अवेलेबल है? नहीं,
हर एक के मार्जिन भी अलग अलग होते हैं, हर एक स्टॉक्स के मार्जिन रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होते हैं, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन, ब्रोकर का कंट्रीब्यूशन वहां पे डिफरेंट हो सकता है। हर एक में आपको, जैसे कि हमने आपसे बताया कि एमओ डिफेंस में आपको 25% देना है और ब्रोकर वहां पे 75% देगा। जस्ट एग्जांपल के लिए हो सकता है कोई ऐसा स्टॉक हो जहां पे 30% आपका कंट्रीब्यूशन हो, 70% ब्रोकर का हो। कुछ ऐसे स्टॉक भी हो सकते हैं जहां पे 40% आपका हो, 60% ब्रोकर का हो। कुछ ऐसे भी स्टॉक हो सकते हैं जहां पे 50% आपका हो और 50% ब्रोकर का हो। कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसपे एमटीएफ फैसिलिटी अप्रूव नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उसे आपको कैश में ही खरीदना होगा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होते हैं या फिर जो यहाँ पे लिस्ट में होता है, जो वहां पे सेबी या जो भी एक्सचेंज है वो प्रोवाइड करता है लिस्ट, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग, उसके फंडामेंटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्रूवल मिलता है। तो जो भी अप्रूव्ड स्टॉक है एमटीएफ के लिए, वहीं पे आपको ये फैसिलिटी का अवेल करने का अनुमति होगा। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर्स कैन होल्ड पोजीशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स सब्जेक्ट टू ब्रोकर पॉलिसीज एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि मान लीजिए कि उसकी पॉसिबिलिटी है, मतलब उसकी वैलिडिटी है सिर्फ 1 साल के लिए, तो वहां पे जैसे ही 1 साल पूरा होगा, आपका स्टॉक अगर एमटीएफ में लिया हुआ है, आपने इंटरेस्ट भरा है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली ये राइट है ब्रोकर के पास कि वो आपके शेयर को बेच देंगे। अगर आप बेचना नहीं चाहते हैं तो जो उनके द्वारा प्रोवाइडेड मनी है, मतलब जो मनी आपने बोरोड किया है, आप उसे दे करके 1 साल पूरा होने से पहले उसे कन्वर्ट टू डिलीवरी मोड में करके आप कैश में डिलीवरी में उसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में वहां पे ब्रोकर नहीं बेचेगा, क्योंकि जैसे ही आपने उनके द्वारा जो भी वहां पे आपने ब्रोकर का मनी बोरो किया है, उतना पैसा अगर आप दे देते हैं, तो वहां पर ब्रोकर का राइट आपके स्टॉक पर से खत्म हो जाता है, वह आपके स्टॉक को नहीं बेच सकता है। लेकिन वो करना होगा आपको 1 साल से पहले, या हर एक ब्रोकर का अपना पॉलिसी होता है, किसी का 3 महीने होगा, 6 महीने होगा, साल होगा, वो आपको चेक करना होगा कि इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। अब उसका नेक्स्ट है, ट्राई टू फॉलो द मार्केट डिसिप्लिन विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो वहां पे अपने कैपिटल को सेव करना पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप 10% के नुकसान में नहीं निकलते हैं, तो वहां पे 40-50% के नुकसान में स्टॉक चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मार्केट में एग्जाम्पल हैं। तो इसीलिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने एडवाइजर के गाइडेंस के तहत स्टॉप लॉस लीजिए और साथ में टारगेट भी बना के रखिए कि हमें इतना रिटर्न मिलेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। वो भी अपने एडवाइजर के एडवाइस से, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल एडवाइजर होता है तो उनके पास फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों जानकारी होती है। अगर आपने खुद की रिसर्च की है तो आपको इस चीजों का पता होना चाहिए कि कहां पे हमें निकलना है, और तब इस डिसिप्लिन के साथ इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो अगला हमारा इसका एडवांटेज, तो जैसा कि हमने आपसे पहले एक्सप्लेन किया था, हायर बाइंग पावर, मतलब आप कम पैसे से भी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक खरीद सकते हैं, उस जोखिम के साथ कि अगर वो नीचे गया तो इसका भरपाई आप ही को करना होगा, आपके कैपिटल पे नुकसान भी आ सकता है। तो अगर हायर बाइंग पावर है यहाँ पे, तो वहां पे जो लॉसेस है वो भी मैग्नीफाई हो सकता है डाउन साइड की तरफ। इसीलिए आप सतर्क होकर के इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें, इस फैसिलिटी को यूज करें। दूसरा है अपॉर्चुनिटी टू अर्न हायर रिटर्न। जैसा कि हमने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि यहाँ पे अगर आपको सही जानकारी है या फिर आपके पास अच्छे एडवाइजर है, तो आप उसके एडवाइस से अपने रिटर्न को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए, एमटीएफ की फैसिलिटी को अवेल करते हुए। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर मीडियम टर्म बुलिश व्यूज। जब आपको यह लगे कि अब यहाँ पे बुलिश टाइम आ गया है या फिर ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए ये फैसिलिटी सजेस्टेड है। यह लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वैलिडिटी भी नहीं यहाँ पे परमिशन देता है कि आप मोर देन ईयर होल्ड करें डिपेंडिंग अपॉन द ब्रोकर। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच सकते कि मुझे 4 साल रखना है, 5 साल रखना है, क्योंकि इंटरेस्ट भी डेली बेसिस पे आपको लग रहा है। तो इसलिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचा जा सकता है। ये अच्छा है, बेहतर है, एडविजिबल है
कि आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए सोचे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचे। रिटेन ओनरशिप बेनिफिट्स सच एज डिविडेंड, बोनस शेयर्स एंड स्टॉक स्प्लिट। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा और आपको हर एक चीज क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या होगा। जैसे कि हमने आपसे बताया था 100 शेयर का एग्जांपल लेकर के, तो यहाँ पे अगर 100 रुपीज का प्राइस है और आपने 100 यूनिट खरीदा, तो यहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट हुआ इस शेयर को खरीदने का 10,000, और यहाँ पे आपने 3,000 अपना लगाया, 7,000 ब्रोकर से बोरोड किया, फिर ये शेयर को खरीदा। तो यहाँ पे अगर कंपनी ने किसी तरीके का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वहां पे उस डिविडेंड के हकदार सिर्फ आप होंगे। वह फैसिलिटी, वह फायदा ब्रोकर को नहीं जाएगा। आप सिंपल समझिए कि इसमें जो आपको मिला है पैसा या फिर जो आपने लिया है 3,000 आपका पार्ट है और ब्रोकर का पार्ट है यहाँ पे 7,000, तो आप डेली बेसिस पे इस बोरोड मनी पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उनका कोई राइट नहीं बनता है कि कंपनी कोई डिविडेंड देती है तो उसमें आपके साथ वो शेयर करे। वह डिविडेंड का अमाउंट पूरा का पूरा आपके बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होगा और सिर्फ आप ही उसके हकदार होंगे। यह जस्ट एक फ्लेक्सिबल लोन की तरह काम करता है कि 7,000 आपने लोन पे लिया है पैसा, उसके लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी इस ट्रेड में आपका मुनाफा होगा तो भी आपका फायदा, नुकसान होगा तो वो भी आप ही को बेयर करना होगा। डिविडेंड अगर मिला है तो डिविडेंड आप ही को मिलेगा, ब्रोकर को नहीं जाएगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है बोनस शेयर्स एंड यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट। तो यह चीजों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू ब्रोकर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। तो डिविडेंड तक तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब स्टॉक स्प्लिट होता है या बोनस शेयर्स आते हैं तो वो आपके जो कोर डीमेट है वहां पे आते हैं। तो वहां पे आपका जो ब्रोकर है वह आपको सिग्नल देता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, यानी वहां पे बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। आप या तो इसे बेच लीजिए या इसे आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर लीजिए, तभी आप इसका फायदा उठा पाए। क्योंकि जो स्टॉक स्प्लिट होकर के, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 100 शेयर थे ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 10, फेस वैल्यू ऑफ 10, फेस वैल्यू ऑफ 10। अब यहां पर अगर ये फेस वैल्यू रिड्यूस होता है 1:2 में तो ये 5 हो गया, तो यहां पर जो शेयर्स है वो अब 200 क्वांटिटी हो जाएगा। तो जो 100 शेयर पहले का था वही आपने प्लेस किया था, मतलब कि ब्रोकर के द्वारा ऑटोमेटिक मोड में उतने ही शेयर प्लेस हुआ था, 200 शेयर प्लेस नहीं हुआ था। तो जो फर्दर 100 शेयर आपको मिला है एज स्टॉक स्प्लिट, तो वहां पर जो ब्रोकर का राइट है वो नहीं रह जाता है। तो इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, यह भी मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन अपने ब्रोकर के साथ जरूर डिस्कस करें कि स्टॉक स्प्लिट होने से पहले क्या मुझे बेचना चाहिए, क्या मुझे कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्या आप मेरा स्टॉक को बेच दोगे। ये सारा क्लैरिटी आप अपने ब्रोकर से ले सकते हैं, क्योंकि हर एक ब्रोकर का अपना कुछ राइट है और वो उसके अकॉर्डिंगली टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं। तो इसलिए हमने आपसे बता दिया यहाँ पे कि जो फर्दर 100 शेयर है अगर उस पर ब्रोकर का राइट नहीं है और मार्केट क्रैश के कारण शेयर के प्राइस बहुत नीचे जाते हैं, तो फिर उस स्थिति में ब्रोकर आपके स्टॉक को बेच देगा, क्योंकि आपके पास जो फर्दर एक्सटेंडेड शेयर है वो शेयर पे उसका अधिकार नहीं है। अगर ये 200 भी प्लेस हो जाए तो फिर आप बच सकते हैं। वो डिपेंड करेगा ब्रोकर टू ब्रोकर क्या पॉलिसी उन्होंने बना के रखा है। तो अगर किसी भी स्टॉक पे जो आपने एमटीएफ में लिया है, डिविडेंड तक ठीक है, क्योंकि डिविडेंड में शेयर के प्राइस पे थोड़ा एडजस्टमेंट होता है, लेकिन वह पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में जाता है। लेकिन जब बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट की बात करते हैं तो यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है, वह आप अपने ब्रोकर से जरूर क्लेरिफाई कर ले और उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप अपना एक्शन ले कि मुझे रखना है
बेच लेना है या फिर उसे कन्वर्ट टू डिलीवरी में ले आना है, उसका पैसा दे करके अपने पोर्टफोलियो में उसको सुरक्षित रखना है। यह सारे चीज आप जरूर क्लेरिफाई करें। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी टू होल्ड पोजीशन फॉर द डिजायर्ड पीरियड। यह भी हमने आपसे बताया कि ब्रोकर टू ब्रोकर ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इसका जो कट ऑफ टाइम है, इसकी जो वैलिडिटी है अंडर द एमटीएफ, वो कितने दिनों की है, कितने महीनों की है, यह भी आपको क्लेरिफाई जरूर कर लेना चाहिए। जो भी आपका ब्रोकर या सब ब्रोकर है उससे पूछ करके आप ये सारा काम करेंगे तो ही आप सेफली इसका फायदा उठा पाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसके एडवांटेजेस देखे। अब चलते हैं रिस्क पार्ट। यह सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि लॉसेस आर आल्सो मैग्नीफाइड। जैसा कि हमने इससे पहले आपको गेन के ऊपर समझाया, उसी तरीके से यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं। वह पार्ट भी हमने आपसे बताया था कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये 100 रुपीज के शेयर 100 क्वांटिटी खरीदे और इसका टोटल प्राइस हुआ 10,000। इसमें अगर आपका पार्ट है 3,000 और ब्रोकर का पार्ट है 7,000, तो यहाँ पे इस 7,000 पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। इस 7,000 पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। और अगर स्टॉक के प्राइस नीचे जाते हैं, ये 100 रुपए का स्टॉक अगर 80 रुपीज हो जाता है, तो आपके पास जो बच जाएगा वो 80 इंटू 100 मतलब सिर्फ 8,000 आपके पास आपका कैपिटल बच जाएगा। और इसमें से इंटरेस्ट भी आपको माइनस करना है, तो आपको डबल डेंट लग सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन आप इसे अपॉर्चुनिटी के साथ ही इसका फायदा उठाएं, अपने एडवाइजर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली, या फिर अगर आप खुद से डू इट योरसेल्फ करते हैं, डीआईवाई करते हैं, तो भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। रिस्क पार्ट को पहले अच्छे से समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि हमने स्टॉक लिया एमटीएफ में और 1 महीना वेट किया, चला नहीं, तो अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि या तो मैं स्टॉप लॉस लगा के लॉस बुक कर लूं, या फिर अगर मेरे पास पैसा का इंतजाम हो गया तो मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर लूं और इंटरेस्ट देने से बच जाऊं, ताकि जब मार्केट कंडीशन अच्छा हो, मेरा स्टॉक अच्छे लेवल पे आए, अच्छा प्रॉफिट आए, तो हम उसका फायदा उठा सके और डबल नुकसान से आप बच जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे नुकसान भी डबल होने के उतने ही चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पे तो चांसेस पे काम होता है, किस साइड का चांसेस ज्यादा है, ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है या नीचे घटने का चांसेस ज्यादा है। अगर इस पॉसिबिलिटी पे आपने काम कर लिया है तो आप इसके फायदे उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस नेट रिटर्न। जैसा कि हमने आपसे बताया कि यहाँ पे जो आपको कैपिटल का भी लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ स्टॉक डिप्रिसिएशन एज वेल एज इंटरेस्ट, तो डबल बेनिफिट है तो डबल लॉस भी है। इसलिए सोच समझ करके इसमें काम करना है। इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस नेट रिटर्न। नेक्स्ट है मार्जिन कॉल्स में अराइज ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन। यह भी हमने आपसे कई बार डिस्कस किया कि मार्केट में जब करेक्शन होते हैं, जब कोई ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन होता है जैसा कि वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन, तो उस टाइम पे मार्केट बहुत तेजी से नीचे धड़ाम धड़ाम गिरता है और उसके साथ साथ उसके स्टॉक्स भी बहुत नीचे आते हैं। तो उस समय में बड़ा बड़ा मार्जिन कॉल आ सकता है। अगर आप किसी और काम में बिजी हैं, आपने अपने पोर्टफोलियो को देखा नहीं और इस तरीके से अगर मार्जिन ट्रिगर कर गया, तो वहां पे जो ब्रोकर है वह आपके स्टॉक को बेच भी सकते हैं बिना आपसे पूछे, क्योंकि यहाँ पे ऑटो प्लेज मोड में शेयर्स चले जाते हैं, जो भी शेयर्स आप एमटीएफ के तहत खरीदते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट सेलिंग कैन अकर इफ मार्जिन्स आर नॉट मेंटेन। यही बात हमने अभी जस्ट आपसे बताया कि अगर आपने जैसे जैसे स्टॉक के प्राइस घट रहे हैं, मार्जिन कॉल आपको आते जा रहा है, अगर वो चीज को मेंटेन कर पा रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन आप जॉब करते आपके पास टाइम ही नहीं, आप बिजनेस करते आपके पास टाइम ही नहीं देखने का, और आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं चला, आपका ब्रोकर सब ब्रोकर आपको बताया नहीं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये चीज वहां पे आपको डबल नुकसान कर सकता है, क्योंकि आपका पैसा है, आप ही को प्रिकॉशंस लेना है, आपके बदले कोई और प्रिकॉशन नहीं लेगा। हमारा उद्देश्य था इस फैसिलिटी को आपको समझाना। आप उस रिस्क को समझते हुए तब आप इस पे अपना फोकस करें और इसका फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है
प्रिकॉशंस जो हमने दिया कि एमटीएफ शुड बी यूज्ड ओनली इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एंड विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। यह मैं शुरू से ही बात कर रहा हूं कि जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो आपको पता है सारा चीज अच्छे से, तो आप उसी स्टॉक को खरीदिए और फिर रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से समझिए। सो अवॉइड एक्सेसिव लेवरेज। ऐसा नहीं कि हमारे पास 2 लाख रुपए और पूरा का पूरा हमने ले लिया एमटीएफ में। आपको अपने बैकअप मनी भी रखना चाहिए, तब जाकर के आप एमटीएफ का फैसिलिटी उठा सकते हैं, तो आप बेहतर फायदा उठा पाएंगे। तो यहाँ पे दिया है अवॉइड एक्सेसिव लेवरेज स्पेशली इन वोलेटाइल मार्केट। तो वोलेटाइल मार्केट में अब बहुत ज्यादा लेवरेज इसमें मत लीजिए, नहीं तो आपको डबल जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हमने आपको इसके रिस्क पार्ट भी समझाए और हमें उम्मीद है कि आपको हर एक चीज का क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिला होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सवाल मेरे जवाब होंगे, या तो वीडियो फॉर्मेट में मैं शूट करके चैनल पर अपलोड कर दूंगा, या नहीं तो अपने चैनल के कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा, जैसा भी सुविधाजनक होगा। तो इस तरीके से आप सभी को थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेंदी वीडियो। बट हमें लगता है कि जब आपका पैसा लग रहा है तो आपको अपने चीजों की समझ होनी चाहिए अच्छे तरीके से, तो ही आप उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठा पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।